नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम लोग ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन ट्रेड यूनियन आंदोलनों का भी अपना ही इतिहास है और इनकी भागीदारी भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कम नहीं आंकी जा सकती। ट्रेड यूनियन आंदोलन का अर्थ है संगठित औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन। D.H. बुकानन के अनुसार भारत में वास्तविक अर्थ में औद्योगिक मजदूरों का जन्म 1850-55 के करीब हुआ, जब देश में पहली कपड़ा मिल, पहली चटकल खुली, पहली रेल चली तथा खानों से काफ़ी कोयला निकाला गया। यद्यपि उसके पहले 1835 तक चाय बागानों के मजदूरों का जन्म हो चुका था। 1850 से 59 का समय भारत की औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक काल था। इस अवधि में कृषि प्रधान भारत में पहले तो रेल आई, फिर बंगाल तथा बम्बई राज्यों में अन्य सहायक उद्योगों की शुरुआत हुई, जैसे कोयला उत्खनन, जूट और सूती कपड़ा। भारत में इन सहायक उद्योगों की शुरुआत पूंजीवादी इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने की नीति का परिणाम था। इंग्लैंड में कच्चे माल की आवश्यकता थी और भारत में इसकी कमी नहीं थी। समस्या थी कच्चे माल वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की। इसी वजह से रेलें चलाई गई और कोयला खनन उद्योग में विकास किया गया। अतः भारत के औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में जो उद्योग अस्तित्व में आए, उनकी स्थापना भारतवासियों ने नहीं की थी। हमारे यहाँ व्यापारी और साहूकार तो थे, परंतु पूंजीपति नहीं जो उद्योगों में पूंजी निवेश कर सकें। परंतु औद्योगिकरण की दिशा में जो औपनिवेशिक प्रयास हुए, उसी की प्रक्रिया में विभिन्न उद्योगों का उदय हुआ। इन्हीं उद्योगों के साथ श्रमिक शक्ति का भी उदय हुआ। लगभग 50-60 वर्षों तक औद्योगिकरण कुछ प्रमुख क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जैसे रेलवे, कोयला खनन, जूट, कपड़ा इत्यादि। 19वीं सदी के अंत तक कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे रेलवे, कोयला आदि का उद्योगीकरण हो चुका था। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई। भारतीय मजदूर वर्ग की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक भेद को समझ लेना आवश्यक है। संपत्ति विहीन सर्वहारा श्रमजीवियों की संख्या भारत में बहुत बड़ी है और आधुनिक ढंग के उद्योगों में काम करने वाले औद्योगिक मजदूरों की संख्या छोटी है। लेकिन भारतीय मजदूर वर्ग का सबसे संगठित, सचेतन और निर्णायक हिस्सा जो दूसरों का नेतृत्व करता है, वो यहीं पर है। श्रमिक वर्ग का उदय अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। शुरू में तो भारतीय श्रमिक वर्ग ग्रामीण बेरोजगारों और गांवों में रहने वाले निर्धन तबके के लोगों से मिलकर बना था। औपनिवेशिक विस्तार के दबाव व नवीन सामाजिक प्रणाली ने उन्हें बेरोजगार कर दिया था और कृषि के सहारे जीवन यापन करना अत्यधिक कठिन होता जा रहा था। अतः वे लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर कस्बों और शहरों की तरफ भागने लगे, किंतु वहां भी अवसर सीमित मात्रा में थे। लेकिन श्रमिक संख्या जरूरत से ज़्यादा थी, अतः श्रम की मांग सस्ती रही, क्योंकि कारखानों के मालिकों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि गांव से उखड़े हुए लोगों के हाथ में किसी प्रकार का सौदा करने की शक्ति नहीं है। अतः पूंजीपतियों ने इन ग्रामीण मजदूरों का जी भरकर शोषण किया। 1884 में भारत में 815 कारखाने थे, जिनमें करीब 3,49,000 मजदूर काम करते थे। 1902 में 1533 कारखानों में करीब 5,41,000 मजदूर और 1914 में 3,000 कारखानों के आसपास में 9,50,000 मजदूर कार्यरत थे। नए नए उद्योगों के खुलने के साथ साथ मजदूरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, परंतु प्रथम महायुद्ध के पहले उसकी काम की अवधि, वेतन, रहने के घर आदि की हालत बहुत दयनीय थी। मजदूरों को सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम में लिया जाता था। 6 से 7 साल के बच्चों को भी 3 से 14 घंटे रोज काम पर लगाया जाता था। इतनी कड़ी और लंबी मेहनत की वजह से मजदूर अक्सर बीमार होकर मर जाते थे अथवा काम करने की क्षमता से हाथ धो बैठे थे, परंतु उनका काम करने के लिए तुरंत नए मजदूर भर्ती कर लिए जाते थे। मजदूरों को कितना वेतन मिलता था, इसका सही हिसाब हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी
कुछ अस्पष्ट आंकड़ों से पता लगता है कि मर्दों को 12 रुपये और औरतों को 9 रुपये तथा बच्चों को 6 रुपये मासिक मजदूरी दी जाती थी। परंतु ये आंकड़े भी सही नहीं लगते, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरी इससे भी काफ़ी कम थी। निश्चित मजदूरी भी मजदूर के हाथ में नहीं आती थी। खराब काम, मशीनों का ठीक से न चलना आदि तरह तरह के बहाने बनाकर मजदूरी काट ली जाती थी। इन सब कारणों की वजह से मजदूर वर्ग में भी कहीं न कहीं असंतोष पनप रहा था। औद्योगिक मजदूर वर्ग एक सीमा तक अपने शोषण को चुपचाप सहन करता रहा, फिर उनका असंतोष हड़ताल और प्रदर्शन के रूप में अभिव्यक्त होने लगा। मालिकों के शोषण, सरकार और पुलिस के अत्याचार और अधिकारियों के खिलाफ मजदूरों ने अपना असंतोष बहुत पहले अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में इनका असंतोष प्रकट करने का ढंग आदिम और असंगठित था। इतिहास में मजदूर वर्ग के असंतोष का पहला प्रभावी संकेत 1877 में देखने में आया, जब मजदूरी की दर के प्रश्न को लेकर नागपुर की एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने हड़ताल रखी। इसके बाद मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी 25 हड़तालें दर्ज की गई, परंतु ये सभी हड़तालें संयोगवश हुई। ये हड़तालें अक्सर जुर्माने, वेतन में कटौती आदि के खिलाफ होती थी और ये किसी सुव्यवस्थित नतीजे का परिणाम नहीं थी। मिल मालिकों ने हड़तालों को रोकने के लिए कई कड़े नियम लागू कर दिए थे। भारत में श्रमिक संघों का उदय कब और किन परिस्थितियों में और किन माध्यमों से हुआ, इसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होती। अयोध्या सिंह जी के अनुसार सबसे पहले नाम आता है बंगाल के ब्रह्म समाजी नेता शशिपद बैनर्जी का, जिन्होंने नवंबर 1866 में कलकत्ता के उत्तरी किनारे पर स्थित बरानगर में मजदूरों की एक सभा की थी और उनकी भलाई के लिए सुरापान निवारणी समिति और आशा बैंक की स्थापना की। 1870 में श्रमजीवी समिति की स्थापना हुई। 1872 में भारत श्रमजीवी नामक सचित्र मासिक पत्र निकाला गया, लेकिन बनर्जी का कार्यक्षेत्र मजदूरों की तकलीफें सुनना और मजदूरों और मालिकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने तक ही सीमित रहा। भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास 1884 में बम्बई के मजदूरों की एक सभा से शुरू होता है, जिसमें N.M. लोखंडी नामक एक स्थानीय संपादक ने बुलाया था। इस प्रकार भारत में श्रमिक संघों का उदय एक गैर श्रमिक व्यक्ति की पहल पर हुआ। लोखंडी ने मजदूरों की मांगों का एक आवेदन पत्र तैयार किया, जो बम्बई के मजदूरों की तरफ से फैक्ट्री कमीशन को दिया जाने वाला था। इस आवेदन पत्र में मांग की गई थी कि काम के घंटों पर पाबंदी लगाई जाए, सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिले, दोपहर में खाने पीने की छुट्टी दी जाए और दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को मुआवजा मिले। इस आवेदन पत्र पर लगभग 5000 मजदूरों ने हस्ताक्षर किए। यह लोखंडी साहब अपने को बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन का सभापति कहते थे। यद्यपि इस संघ का विधिवत गठन नहीं हुआ था, परंतु इसका उल्लेख प्रथम मजदूर संगठन के रूप में किया जाता रहा है। बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं था। उसके न तो सदस्य थे, न कोई कायदे कानून और न ही कोई कोष। बस लोखंडे द्वारा मजदूरों की भलाई चाहने हेतु एक कार्य किया जा रहा था। मजदूरों के कल्याण की बात को लेकर अन्य संगठन भी बने, जैसे GIB, रेलवे सिग्नल्स यूनियन, वर्किंग मैंस इंस्टीट्यूशनल कलकत्ता, चटकल यूनियन बंगाल, बम्बई की पोस्टल यूनियन, बम्बई कामगार हितवर्धिनी सभा आदि। परंतु किसी भी यूनियन ने, यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी प्रथम महायुद्ध की समाप्ति तक मजदूरों के संघर्ष की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी। 1905 के बाद स्थिति में परिवर्तन आ गया। इसका एक कारण राष्ट्रीय आंदोलन में जुझारूपन आना था। उससे मजदूर वर्ग भी अछूता नहीं रहा। उसमें भी राजनीतिक चेतना और नव जागरण के लक्षण दिखाई देने लगे। बंगाल के विभाजन के कारण सारे देश में असंतोष व्याप्त था और बंगाल प्रबल राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। बंग भंग आंदोलन ने मजदूर आंदोलन को भी प्रभावित किया। वैसे 1905 में बंगाल में कई हड़तालें हुई, परंतु कलकत्ता में भारत सरकार के
के कर्मचारियों की हड़ताल काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यह हड़ताल सितंबर 1905 में प्रारंभ हुई और 1 महीने तक चली। इनकी मुख्य मांग थी ओवरटाइम के भत्ते में वृद्धि, रविवार तथा अन्य अवकाश के दिन काम के लिए अतिरिक्त पैसा, जुर्माना बंद और रुग्णा अवकाश दिए जाने की व्यवस्था। कुछ दिनों बाद ही समझौता हो गया। समझौते के तुरंत बाद 7 हड़ताली नेताओं को नौकरी से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की इस कार्रवाई से मजदूर भड़क उठे और जबरदस्त हड़ताल हुई। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेता भी हड़तालियों की सभा में भाषण देने जाने लगे थे, अतः सरकार ने घोर दमन का सहारा लिया। इस पर भी जब स्थिति में बदलाव नहीं आया तो सरकार को झुकना पड़ा और कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा तथा गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना पड़ा। तब जाकर हड़ताल समाप्त हुई। यह मजदूरों की शानदार जीत थी। 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे के बंगाल सेक्शन में जोरदार हड़ताल हुई। इस हड़ताल का मुख्य कारण यूरोपियों और भारतीयों के वेतन में भारी अंतर, ब्रिटिश अधिकारियों का भारतीय रेलवे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और अच्छे आवास की मांग आदि था। हड़ताल इतनी ज़बरदस्त रही कि इंग्लैंड के ब्रिटिश शासकों में भी हलचल मच गई, क्योंकि इस हड़ताल के हड़तालियों को भी राजनीतिक नेताओं ने संबोधित किया था। अतः इस हड़ताल को राजनीतिक से प्रेरित बताकर इस पर दमन चक्र चलाया गया। पुराने रेलवे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, परंतु थोड़े समय बाद ही रेलवे कर्मचारियों ने पुनः हड़ताल कर दी गई। इस बार 1907 में सारे देश में रेलवे हड़ताल हुई। सर्वप्रथम मई में मुंबई के रेलवे वर्कशॉप के मजदूरों ने हड़ताल की। फिर नवंबर में 1907 ईस्ट इंडिया रेलवे के मजदूरों ने हड़ताल की। इस हड़ताल के कारण कल कारखानों और जहाज़ों को कोयला मिलना बंद हो गया। सरकार ने पुलिस और सेना की सहायता से इस हड़ताल को कुचलने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। यह हड़ताल मजदूरों की संगठित शक्ति का परिचय थी। इससे ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को बहुत गहरा आघात पहुंचा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल 22 जुलाई 1908 को तिलक को दिए गए 6 साल के कारावास के विरुद्ध बम्बई में मजदूरों ने की। यह मजदूरों की राजनीतिक आम हड़ताल थी जो 6 दिन तक जारी रही और मजदूरों ने बम्बई की सड़कों पर ब्रिटिश सेना के साथ जमकर लोहा लिया। वैसे तो 13 जुलाई से ही मजदूरों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, जब अदालत में तिलक के मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी, और 17 जुलाई को मजदूरों के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर दिया। 20 जुलाई को हजारों लोग मजदूरों के समर्थन में आ जुटे और 21-22 जुलाई को हड़ताल ने विराट रूप धारण कर दिया। 1 लाख मजदूरों और आम जनता ने मिलकर पुलिस और सेना के साथ लड़ाई लड़ी। इसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। 6 दिन के क्रूर दमन ने हड़ताल को कुचल दिया, परंतु इस हड़ताल ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत का मजदूर वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वस्तुतः इस समय तक भारत के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो चुकी थी और वे सरकार तथा मिल मालिकों दोनों से एक साथ लोन लेने की स्थिति में आ गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो मजदूर संगठन थे, उन्होंने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धन्यवाद।